हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो इन दिस वीडियो हमने रिवाइज करा है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो अभी इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरे कॉस्ट की वीडियोस के अंदर जितने भी कॉस्ट के कर्व्स थे, जितने भी रिलेशनशिप थे, मैंने सारे के सारे रिवाइज करवा दिए हैं वन शॉट रिविजन वीडियोस के साथ। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कॉस्ट की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, वहां से आप अपनी सारी की सारी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर सकते हो। मोर ओवर आपको एक और लिंक दिखेगा जहां से आप अपनी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज की पूरी रिवीजन कर सकते हो। और दोस्तों के साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिविजन को शेयर करना पड़ेगा। सिर्फ अपना फायदा नहीं करना, दूसरों को भी फायदा करना है, ताकि और अच्छे से मार्क्स आ पाए। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो के साथ। बच्चों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वर्ड को समझते हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है सर? कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा। कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? खर्चा। बच्चों किसी भी चीज को अगर हम करते हैं तो उसकी क्या लगती है, कोई ना कोई कॉस्ट लगती है। लेट सपोज अगर आप बाहर गए छोले भटूरे खाने के लिए, तो भैया छोले भटूरे की प्लेट आज की डेट में आपको कितने की मिल गई? मान लो 100 रुपीज की मिल रही है। कितने की मिली दोस्तों? 100 की। लेकिन क्या वो 100 के 100 रुपीज भैया को बचेंगे क्या? नहीं सर। छोले भटूरे बनाने की कुछ कॉस्ट है, उसकी लेबर होगी, उसकी कैपिटल लगी होगी, उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगा होगा। ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। लेट सपोज उसकी जो कॉस्ट है ना, वो कितने की? 30 रुपीज की। 30 रुपीज की वो क्या बनाता है? छोले भटूरे की प्लेट बनाता है। और 30 रुपीज की चीज को वो कितने में सेल कर देता है सर? 100 रुपीज में सेल कर देता है। तो बाकी के 70 रुपीज जो बचे, वो उसका क्या हो जाता है सर जी? प्रॉफिट हो जाता है। क्या है बच्चों वो उसका बाकी का? प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो कॉस्ट का मतलब एक तरीके से मैं हिंदी में वर्ड यूज करूँ तो उसको बोलते हैं लागत। किसी भी सामान को बनाने के लिए बच्चों क्या लगता है? खर्चा लगता है। फिर जिसने भी वो सामान बनाया है, वो उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है और उसको क्या कर देता है? मार्केट में सेल कर देता है। तो व्हाट इज कॉस्ट? देखो जी, पढ़ के देखेंगे। कॉस्ट मींस द सम टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। सर जो खर्चा जो लगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर किसके ऊपर? इनपुट्स बोले तो रॉ मटेरियल के ऊपर। अब बच्चों आपके जो इनपुट्स होते हैं ना, वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक हो सकता है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो दो तीन चीजें लगती है किसी सामान को बनाने के लिए। लेट सपोज अगर मेरी छोले भटूरे की दुकान है, तो मैं खुद उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये कौन हो गया? ओनर। ओनर जो कि काम कर रहा है। ओनर ने अपना उस बिजनेस के अंदर क्या लगा रखी है? कैपिटल लगा रखी है बच्चों। क्या लगा रखी है? कैपिटल लगा रखी है। अब मान लो वो जो छोले भटूरे की जो दुकान है, जहां पर वो चल रही है, वो मेरी जगह है, मेरी बिल्डिंग है। ठीक है, वो क्या है? मेरी खुद की बिल्डिंग है। तो ओनर ने क्या कर रखा है सर? खुद भी काम कर रहा है वो, उसने अपनी कैपिटल भी लगा दी, उसने अपनी बिल्डिंग भी दे रखी है बिजनेस करने के लिए। दूसरा सर अगर मैं बात करूं तो भैया लेबरर्स है। क्या है बच्चों? लेबरर्स है जो मेरे साथ मिलकर क्या कर रहे हैं सर? काम कर रहे हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है सर जी? रॉ मटेरियल आ रहा है बाहर से, छोले आ रहे हैं, मैदा आ रही है, पनीर आ रहा है। तो बच्चों ये सारी जो कॉस्ट जो होगी ना, जो ओनर जो उठा रहा है, ये सारी जो कॉस्ट जो हो गई, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और ये जो लेबर और जो रॉ मटेरियल हो गया, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बाहर से जो आ रही है। तो देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स। इनपुट्स बोले तो रॉ मटेरियल, पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स। जैसे कि आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए, आपने अपने एम्प्लॉइज को वेजेस पे करी, आपने रेंट पे करा प्रेमाइसिस का। तो बेटा ये सारी क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, बाहर वालों को हम जो पैसे जो दे रहे हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर। ओनर ने जो सप्लाई जो करा, तो देखो ध्यान से, ओनर ने क्या सप्लाई करी थी? बिजनेस को क्या दी थी? कैपिटल। अब अगर मेरे बिजनेस में मैंने मान लो 10 लाख रुपए लगाए छोले भटूरे की दुकान खोलने के लिए, ये 10 लाख रुपीज अगर मेरे बैंक में पड़े होते तो मैं क्या कमा रहा होता? इंटरेस्ट कमा रहा होता। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा। ठीक है। रेंट ऑफ ओन लैंड, मान लो मैंने क्या बोला, वो जो बिल्डिंग है जिसके अंदर मैंने छोले भटूरे की शॉप खोल रखी है, वो मेरी खुद की बिल्डिंग है। अब अगर मैं उसमें काम कर रहा हूँ तो मैं रेंट कमा पा रहा हूँ? नहीं कमा पा रहा। सैलरी ऑफ द सर्विसेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर, मैंने क्या बोला, मैं खुद इस बिजनेस में लगा हुआ हूँ। अगर मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा होता तो मैं रेंट कह रहा हूँ, मैं सैलरी पे किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहा होता। ठीक है। तो बच्चों वो सैलरी भी मेरी क्या हो गई सर? मैं नहीं कमा पा रहा। तो बच्चों ये सारी क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन्हें क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो दो कॉस्ट होती है हमारी, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक होती है अपनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। समझा दिया मैंने आपको। ये छोटा सा इसके बीच में डिफरेंस है, मैंने आपको समझा दिया, इसको आप खुद पढ़ सकते हो। छोटी सी एक डेफिनेशन आ जाती है कॉस्ट फंक्शन की। कॉस्ट फंक्शन क्या बोलता है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट। सर रिलेशनशिप, कितना सामान लगाया, कितनी कॉस्ट लगी, और उस सामान को लगा के आपकी कितनी आउटपुट निकल के आई, मतलब कितनी आपकी प्रोडक्शन हुई। तो रिलेशनशिप है, क्या लगाया था, कितना निकला। दिस इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। चलो आगे चलते हैं, इतने काम का नहीं है। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलरेडी आपको समझा दी गई थी, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब अगर आप अभी कुछ कर रहे हो प्रेजेंटली, तो कोई ना कोई एक चीज है जो आप नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या नहीं कर पा रहा? जॉब नहीं कर पा रहा। तो पढ़ाने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो क्लासेस देने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो वो क्या है कि सर आई एम नॉट एबल टू डू द जॉब एंड आई एम नॉट एबल टू अर्न द सैलरी।
ठीक है सर, ये भी आपने पढ़ रखा है। अब बात करते हैं सर इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। सर शॉर्ट रन कॉस्ट की बात करते हैं तो सर दो तरीके की आपकी शॉर्ट रन कॉस्ट होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है सर आपकी वेरिएबल कॉस्ट। बिजनेस में दो कॉस्ट और होती है। कौन कौन सी? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। ध्यान से देखना, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सर कोई भी ऐसी चीज जिसका आपके बिजनेस के साथ मतलब प्रोडक्शन के साथ लेना देना नहीं है। जैसे कि मान लो मैं अपनी क्लासेस रन कर रहा हूँ, बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। अब मान लो जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो एरिया, लेट सपोज अगर मैंने वो जो जगह है वो अगर रेंट पर है, तो चाहे मेरे पास 10 स्टूडेंट्स पढ़ने आए, चाहे मेरे पास 100 स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए, क्या मेरा रेंट वेरी करेगा कि रेंट सेम रहेगा? सर रेंट सेम रहेगा। मान लो लेट सपोज मैं अपनी बिल्डिंग का रेंट पे करता हूँ ₹10,000 पर मंथ। कितना पे करता हूँ? 10,000 पर मंथ। अब मेरा जो लैंड लॉर्ड है, मकान मालिक, क्या मैं उसको ये बोल सकता हूँ सर इस साल तो मेरे पास सिर्फ दो ही बच्चे आए, मेरा रेंट कम कर लो हर महीने का? नहीं सर, इट इज फिक्स्ड। ये कैसा है बच्चों? फिक्स्ड है। चाहे मैं 100 बच्चे पढ़ाऊँ, चाहे मैं 10 बच्चे पढ़ाऊँ, चाहे मैं बच्चा पढ़ाऊँ ही ना, ये भी, ये जो कॉस्ट जो है, ये जो खर्चा जो है, ये कैसा खर्चा है सर जी? फिक्स्ड कॉस्ट है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका आपके प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे प्रोडक्शन करो या मत करो, ये पैसे तो आपको लगेगा लगेगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने मान लो लोन लिया बिजनेस करने के लिए, उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। भैया जिसने आपको लोन दिया उसको फर्क नहीं पड़ता आप इस पैसों का क्या कर रहे हो, इस पैसे से प्रॉफिट बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, उनको तो अपना इंटरेस्ट चाहिए। रेंट की वजह से मैंने आपको बात करी, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। बेटा फिक्स कॉस्ट को पता है हम और क्या बोलते हैं? इसको हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, जनरल कॉस्ट भी बोलते हैं और अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो बोल सकते हैं एक्सप्लेन अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, भैया ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, रेंट है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? सेम रहती है वेदर द आउटपुट इज लार्ज। तो मैंने क्या बोला, जैसे मेरा रेंट है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, 10,000 पर मंथ। चाहे मैं ज्यादा बच्चे पढ़ाऊँ, चाहे कम बच्चे पढ़ाऊँ, चाहे 0 स्टूडेंट्स पढ़ाऊँ। अब बच्चों आपको पता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये टेबल को देखो, टेबल को देखो, आपकी आउटपुट बढ़ रही है, 0 1 2 3 4 5, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। लेकिन आपकी यहाँ पे जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, वो कितनी है? 12 12 12 12 12, सेम है, सेम टू सेम। तो अगर आप यहाँ पे इस फिगर के ऊपर फोकस करोगे बच्चों, तो यहाँ पर मैंने मार्किंग दे दी किसकी? फिक्स कॉस्ट की। यहाँ पे मैंने मार्किंग दे दी आउटपुट की। आप देखोगे आउटपुट आपका बढ़ता जा रहा है, आउटपुट आपका क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन कॉस्ट हमेशा आपकी कितनी रहेगी? 12। कॉस्ट कितनी है? 12। तो कैसी लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यही तो लिखा हुआ है। व्हाट इज टीएफसी? टीएफसी इज द स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज टीएफसी रिमेन सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट इवन इफ द आउटपुट इज जीरो। चाहे आपकी आउटपुट जीरो है, भैया टीएफसी तो लगे ही लगेगी, फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो साइड में बच्चों मैंने आपके लिए फोटो बना दी, जिसके अंदर आपको ने, अगर फोटो से अगर आप देखोगे तो बीच में क्या है? रुपीज, डॉलर्स का साइन है, और इसको मैंने लॉक कर दिया। मतलब ये जो 12 रुपीज का प्राइस है ये क्या हो गया? लॉक हो गया। भैया इतना तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो। ये है आपकी फिक्स कॉस्ट। अब मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा है। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसके अंदर चेंज आ आएगा, जिसके अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। बच्चों ध्यान से समझो, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। मान लो अगर मैं दो बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो 1 घंटे में वो पढ़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं 100 स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ तो वो 1 घंटे में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, 5 घंटे पढ़ाऊंगा, 6 घंटे पढ़ाऊंगा, जब मैं 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा पाऊंगा। अब जितने देर स्टूडेंट्स रुकेंगे मेरे इंस्टीट्यूट में, उतना क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगेगी। तो भैया अगर स्टूडेंट्स ज्यादा है, अगर स्टूडेंट्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी क्या होगा सर? ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स अगर कम है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी क्या होगा? कम होगा। और अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो भैया इंस्टीट्यूट तो फिर चलेगा ही नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इस कॉस्ट का सीधा सीधा लेना देना है आपके किसके साथ? आउटपुट के साथ। आउटपुट ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा। आउटपुट कम, वेरिएबल कॉस्ट भी कम। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल। भैया अगर मेरे छोले भटूरे की प्लेट ज्यादा बिकेगी तो क्या मुझे छोले ज्यादा खरीदने पड़ेंगे? क्या मुझे मैदा ज्यादा खरीदनी पड़ेगी? क्या मुझे पनीर ज्यादा खरीदना पड़ेगा? हाँ जी सर, हमारे पनीर वाले छोले भटूरे बिकते हैं सर बहुत ज्यादा। बात करते हैं फ्यूल की, बात करते हैं पावर की। पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। भैया अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, ज्यादा सामान बनाओगे, तो भैया इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा। ठीक है। सच कॉस्ट आर इनकर्ड टिल देयर इज प्रोडक्शन एंड बिकम जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आपकी आउटपुट क्या है? जीरो है, तो भैया ये कॉस्ट भी क्या होगी? जीरो। अगर आपने कुछ बनाया ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा थोड़ी ना आएगा। बच्चों इसके कुछ और नाम भी है, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, सर इसको प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, और इसको हम अवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। अवॉइडेबल मतलब आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस कम करना है तो कम बच्चों को पढ़ाओ, अगर आपको ज्यादा करना है तो ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। अब भैया इसकी फिगर कैसे बनती है? देखो ध्यान से, पहले मेरी बात को सुनो। देखो आपकी जो प्रोडक्ट आउटपुट थी वो कैसी थी? 0 1 2 3 4 5। आपकी आउटपुट बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो देखो
पहले जब आपकी प्रोडक्शन जीरो थी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी थी, जीरो थी। आपने प्रोडक्शन 1 यूनिट की करी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी। 2 यूनिट की करी, वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ी। 3 यूनिट की करी, वेरिएबल कॉस्ट और इंक्रीज हुई, और करीब बढ़ती गई बढ़ती गई। अब देखो यहाँ पे जो चेंज आया वो कितने यूनिट्स का चेंज आया, 6 यूनिट्स का चेंज आया। सर यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 से 10 हो गई, कितने यूनिट्स का चेंज आया, 4 यूनिट्स का चेंज आया। 10 से 15 हो गई, कितने यूनिट्स का चेंज आया सर, 5 रुपए का चेंज आया। 15 से 24 कितने रुपए का चेंज हो गया सर जी, कितने का चेंज हो गया, 9 रुपीज का। और यहाँ पे चेंज कितने का हो गया, 11 रुपीज का। आप देख रहे हो शुरू में वेरिएबल कॉस्ट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, कम हो गया, फिर बढ़ा बढ़ा बढ़ा। तो आप अगर यहाँ पे फिगर देखोगे ना, तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट होएगा, देखो ये फिगर है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। सर जब अगर आउटपुट जीरो होगी तो ये स्टार्ट भी किससे होएगा, जीरो से होगा। जब आपकी कोई प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है सर, जीरो होती है। ये कॉलम आपका आउटपुट का, ये किसका, वेरिएबल कॉस्ट का। तो जब आपकी प्रोडक्शन जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो। बच्चों ये बढ़ा बढ़ा, थोड़ा कम धीरे से बढ़ा, और फिर उसके बाद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो थोड़ा सा एस शेप्ड कर्व दिखेगा। कैसा कर्व दिखेगा आपको, एस शेप्ड कर्व दिखेगा। तो क्या लिखा हुआ, टीवीसी कर्व इज इनवर्सली एस शेप्ड, उल्टा एस शेप्ड कर्व होता है। एज इनिशियली इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, शुरू में ये बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, लेटर इट इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट, बाद में ये बढ़ता है एट अ इंक्रीजिंग रेट। टीवीसी जीरो एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, तो शुरू में ये इंक्रीज होता है एट डिक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। देखो पहले 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 5 से बढ़ा, फिर 9 से बढ़ा। तो शुरू में बढ़ रहा था लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन फिर बाद में बढ़ रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट। 5 पे बढ़ा, 9 से बढ़ा, और 11 से बढ़ा। तो शुरू में इंक्रीज होता है एट डिक्रीजिंग रेट, और फिर बाद में इंक्रीज होता है एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, चलो ठीक है सर। तो टीवीसी की हमें फिगर समझ में आई। फिगर कैसी होती है, टीवीसी इज इनवर्सली एस शेप्ड ड्यू टू ये बात ये ध्यान रखना सर, इसके जो शेप है ना, उल्टा एस जो बनता है किसके वजह से बनता है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये ऑलरेडी आपको समझा दिया गया था प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। इसलिए पहले प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ो, उसके बाद ये वाली वीडियो को आपको देखना है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ये जीरो से स्टार्ट होता है, इंडिकेटिंग दैट, क्या इंडिकेट कर रहा है जीरो, व्हेन द आउटपुट इज जीरो। जब सर हमारी प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो। जब आप कुछ प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो। टीवीसी इज इनवर्सली एस शेप्ड बिकॉज टीवीसी राइजेस एट, यहाँ पर पहले आप क्या लिखोगे, टीवीसी राइजेज एट, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, एट डिक्रीजिंग रेट। फिर टीवीसी राइजेज एट, यहाँ पर क्या करोगे, एट इंक्रीजिंग रेट। पहले ये इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। एंड फिर उसके बाद ये राइज करता है एट इंक्रीजिंग रेट बिकॉज ऑफ फॉल इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। पहले टीवीसी, हमेशा याद रखना, टीवीसी इंक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग रेट, फिर टीवीसी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। यहां से आपको पता चल रहा है, मैंने समझा दिया आपको। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज शुरू शुरू में हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं किसको, फिक्स फैक्टर्स को। बच्चों ये कॉस्ट है, खर्चा, खर्चा। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, खर्चा। तो खर्चा पहले बढ़ रहा था आराम आराम से, अब खर्चा बढ़ रहा है तेजी तेजी से। तो शुरू शुरू में ये आराम आराम से क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे थे किसको, फिक्स फैक्टर्स को, और इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स मतलब लेबर्स की, हमने क्या समझाया था, जैसे मान लो एक मशीन के ऊपर 50 वर्कर्स काम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक मशीन पे अगर हमने 60 वर्कर्स को काम करवा दिया तो भैया ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, बाद में क्या होने लग जाता है, फॉल इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब हमारे जो लेबर्स है ना, लेबर्स उनकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी, क्योंकि सर आपने वेरिएबल फैक्टर्स को तो बढ़ा दिया लेकिन आपने फिक्स फैक्टर्स को नहीं बढ़ाया। आपने मशीन्स को तो बढ़ाया नहीं लेकिन उन मशीन्स के ऊपर और वर्कर्स को आपने बढ़ा दिया, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर बोले तो मशीन्स, भैया मशीन्स आपके पास लिमिटेड है। एक मशीन के ऊपर मैक्सिमम 50 वर्कर्स काम कर सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर 60 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी एफिशिएंसी थी, बेटर यूटिलाइजेशन था, लेकिन बाद में आपकी एफिशिएंसी वेरिएबल फैक्टर्स की क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि उनको काम करने के लिए मशीन्स ही नहीं है उनके पास। ठीक है, तो ये रीजन है किसका, आपका वेरिएबल फैक्टर्स का इनवर्सली एस शेप, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब बात करते थे टोटल कॉस्ट की, जल्दी से देखते हैं टोटल कॉस्ट के अंदर। अब सबसे पहले टोटल कॉस्ट को समझने के लिए, टोटल कॉस्ट को समझने के लिए आपको पहले क्या करना है, आपको टेबल देखनी है। देख टेबल देख, देख टेबल देख, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आउटपुट कितनी है, जीरो। प्रोडक्शन क्या है हमारी, जीरो है, लेकिन फिर भी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 12 लग रही है। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये हो गया आपका एक तरीके से रेंट। आप चाहे आउटपुट को बढ़ाते रहो लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी बच्चे, सेम रहेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन ध्यान से समझ, अगर मेरी आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, जीरो होगी। मेरा कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा क्या, नहीं आएगा सर जी। अगर आपने
आपने कोई प्रोडक्शन ही नहीं करी, मशीन ही नहीं चलाई, तो किस बात का इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देख ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को अगर आपको निकालना है तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर मैं बात करूँ, देखो जी, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे बात करूँ तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 0, और फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 12। तो ये कितना हो गया? 0 + 12 कितना हो गया? 12। कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया, 12। तो अब देख ध्यान से देखो, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो फिक्स कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट है वो क्या है? सेम है सर, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है? 0 है। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या रहती है? सेम रहती है। क्यों रहती है? बिकॉज सर वेरिएबल कॉस्ट तो क्या है सर? 0 है सर। तो ध्यान से फॉर्मूले इसको नोट डाउन कर, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। अब देखो, 12 + 6 कितना आ गया सर जी? 18। 12 + 10 कितना आ गया सर जी? 12। 12 + 15 कितना आ गया सर जी? 27। 12 + 24 कितना आ गया? 36। और 12 + 35 कितना आ गया? 47। तो ये जो है ना टोटल कॉस्ट, ये जो है टोटल कॉस्ट, ये जो है टोटल कॉस्ट, ये क्या है सर? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके आती है। अब एक बात बताओ दोस्तों, मेरी बात सुनो, जो टोटल कॉस्ट के अंदर जो चेंज जो आता है, मतलब इसके अंदर जो चेंज जो आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज आ रहा है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा क्या है? सेम है। तो जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट का जो कर्व जो बनेगा, उसके अंदर जो शेप जो आएगी वो किसके वजह से आएगी? सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आएगी, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है सर, इतनी सी बात भी समझ में आई। तो ध्यान से, अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो ध्यान से पहले मैं आपको फिगर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्या समझाऊंगा? इसके वो समझाऊंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन समझाऊंगा। अब देखो ध्यान से, ये कौन सा कर्व हो गया आपका? सर ये टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व हो गया। कौन सा कर्व हो गया? टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि हमेशा क्या रहेगी? स्ट्रेट लाइन रहेगी। एक एक करके सारी चीज को समझते हैं। ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व अभी आप लोगों को समझा दिया। कहाँ से स्टार्ट होएगा? सर जब प्रोडक्शन जब जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है सर जी? जीरो ही तो होता है। तो सर ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। अब सर टीवीसी और टीएफसी तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, अब मैं आपको क्या समझाऊंगा? टीसी समझाऊंगा। सर टीसी कहाँ से स्टार्ट होएगा? सर टीसी स्टार्ट हो रहा है जहां से टीएफसी स्टार्ट हो रहा है। ओ माय गॉड, यस। टीसी कहां से स्टार्ट हो रहा है? जहां से आपका टीएफसी स्टार्ट हो रहा है। सर ऐसा कैसे? अभी अभी तो समझाया नलायको, अभी तो समझाया। देखो, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन में टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी आपकी? 12 थी। और टोटल कॉस्ट भी कितनी आपकी? 12। तो जहां से टीएफसी स्टार्ट होएगा वहां से तो टीसी स्टार्ट होएगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो क्या है? 0 है। इतना तो दिमाग लगा लो। तो जहां से टीएफसी स्टार्ट हुआ वहां से ही टीसी स्टार्ट होएगा। और सर टीसी की भी शेप कैसी है? देखो टीसी की भी शेप कैसी है? शेप कैसी है बच्चों इसकी? टीवीसी के जैसी है। अभी तो समझाया मैंने आपको। ये जो टीसी है, टीसी किसको ऐड करके बना? टीएफसी को ऐड करके बना और टीवीसी को ऐड करके बना। सर टीएफसी तो हमेशा क्या था? 12 था। टीवीसी के अंदर क्या आ रहा था? चेंज आ रहा था। तो जैसा टीवीसी चलेगा वैसे ही तो टीसी भी चलेगा। तो भैया ये दोनों कर्व जो है ना एक जैसी शेप के हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्सली एस शेप। इनका रीजन क्या है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इतना दिमाग में रखना अपना। ये है आपकी फिगर। तो देखो क्या लिखा हुआ टोटल कॉस्ट। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज को प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। इट इज अ सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीबीसी रिमेन सेम ड्यू टू कांस्टेंट टीएफसी। अब ये वाली बात को ध्यान से समझ लेना, ये वाली बात को ध्यान से समझते हैं। समझो जी समझो, जल्दी से समझो। देखो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया। सर अगर मैं टीबीसी को यहाँ पे ले जाके ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो टीसी माइनस टीबीसी इज इक्वल्स टू क्या आया? टीएफसी। तो सर क्या मैं बोल सकता हूँ टीसी और टीबीसी के बीच में जो डिफरेंस है, टीसी और टीबीसी के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? किसके इक्वल है? टीएफसी के बीच है, वो है टीएफसी। और टीएफसी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो आओ देखो इसको फिगर से समझाता हूँ। देखो इसको फिगर से समझाता हूँ, जल्दी से देखो शैतानो, जल्दी से देखो। ये टीसी है, ये टीबीसी है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये किसका डिफरेंस है? ये टीएफसी का डिफरेंस है। और टीएफसी हमेशा क्या है? 12 है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस जो रहेगा ना वो हमेशा क्या रहेगा सर? सेम रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। और सर अगर किसी भी दो लाइंस के बीच में डिफरेंस सेम होता है तो वो कैसी लाइंस होती है? पैरेलल लाइंस होती है। तो टीसी इज पैरेलल टू टीवीसी। टीसी पैरेलल है किसके? टीवीसी के। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है?
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी रिमेन सेम ड्यू टू कांस्टेंट टीएफसी। टीसी कर्व इज ऑल्सो इनवर्सली एस शेप्ड। टीसी कर्व भी कैसा होता है सर? एस शेप्ड है, जैसा टीवीसी होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो ये मैंने आपको समझा दिया कौन सा कर्व बच्चों, टोटल कॉस्ट कर्व आपको समझा दिया गया है। तो मैंने आपको सारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझा दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट समझा दिया, उसके बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस आप लोग खुद पढ़ लोगे, सारी चीजें मैं ऑटोमेटिकली आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी और टीवीसी। अभी अभी हमने जो पढ़ा सारा का सारा, तो भैया सीधी सी बात है, जल्दी से देख लो। टीसी इज इक्वल्स टू क्या होता है? टीएफसी प्लस टीवीसी। ये बात ठीक है। सर जो टीसी कर्व है और टीवीसी कर्व है, ये दोनों कैसे होते हैं? इनवर्सली एस शेप्ड है, इनवर्सली एस शेप्ड कर्व है। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टीएफसी कर्व कैसा होता है सर? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमेशा क्या होता रहता है सर? फिक्स्ड रहता है। और सर दूसरा रिलेशनशिप क्या हो गया सर? टीसी माइनस टीवीसी क्या होता है? टीएफसी होता है। सर मतलब टीसी और टीवीसी के बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है? टीएफसी का है, जो कि हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो वही चीजें देखो यहाँ पे लिख रखी है। टीसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बता दिया आपको, ठीक है। एज इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स, ये ऊपर अभी हमने पढ़ लिया। टीसी एंड टीवीसी कर्व कैसे हैं? एस शेप्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो बच्चों क्वेश्चन आ सकता है रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। तो ये चीजें तो लिखनी है अभी जो मैंने आपको समझा दी। एट जीरो आउटपुट, सर आउटपुट हमारा जब जीरो जब होता है ना, जब हमने कोई प्रोडक्शन नहीं करी, टीसी किसके इक्वल होता है? टीएफसी के इक्वल होता है। तो जब आपकी आउटपुट इज जीरो, देन टीएफसी किसके इक्वल होता है सर? टीसी के इक्वल होता है। अभी हमने यहां से पढ़ा था, है ना। जब आउटपुट हमारी क्या होती है बच्चों? जीरो होती है, तो टीएफसी किसके इक्वल होता है सर? टीसी के इक्वल होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है सर? जीरो होती है। तो किसी भी नंबर में अगर आप जीरो प्लस करते हो तो नंबर तो आपका क्या आएगा सर जी? सेम आएगा, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये रीजन भी लिख दिया, बहुत अच्छे से बना रखे नोट्स। टीसी एंड टीवीसी कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम। तो मैंने क्या बोला? टीसी और टीवीसी दोनों आपस में क्या होते हैं सर? पैरेलल होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो किस चीज का डिफरेंस है? टीएफसी का डिफरेंस है। और टीएफसी हमेशा क्या रहता है सर जी? सेम रहता है। टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये ऊपर सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। तो जब भी रिलेशनशिप आएगा तो ये 4 पॉइंट्स आप एग्जामिनर को लिख के दिखा दोगे बच्चों। यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। पहला रीजनिंग क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वाई टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल, ठीक है। या फिर वाई दे आर इनवर्सली एस शेप, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये सारी बात हो गई हमारी टोटल कॉस्ट की। अब हम बात करेंगे बच्चों एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो भैया ये तो और भी सिंपल है, जिसको टोटल कॉस्ट वगैरह समझ में आ गई, एवरेज कॉस्ट समझ में आ जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट होती है पर यूनिट कॉस्ट। सर एक सामान को बनाने की कितनी कॉस्ट लग रही है, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने बच्चों 10 टी शर्ट्स बनाई। कितनी टी शर्ट्स बनाई? 10 टी शर्ट्स बनाई। और 10 टी शर्ट्स बनाने में मेरी जो कॉस्ट जो लग गई, टोटल कॉस्ट जो लग गई, वो कितनी लग गई? 1000। 10 टी शर्ट्स को बनाने के लिए मेरी जो टोटल कॉस्ट जो लग गई वो कितनी लग गई? 1000 रुपीज लग गई। अब मेरे को एक बात बताओ, तो मुझे एक टी शर्ट कितने की पड़ी? तो आप क्या करोगे? बच्चे बच्चे को पता है, हम क्या करेंगे सर? 1000 को डिवाइडेड बाय कर देंगे किसके साथ? 10 के साथ। तो बच्चों मेरे को एक शर्ट कितने की पड़ी? 100 की पड़ी। बेटा ये जो 100 है ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ? एवरेज कॉस्ट। ये है एवरेज कॉस्ट। मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरे को हर एक टी शर्ट बनाने में कितने पैसे लग गए? 100 रुपए। अब मैं इस टी शर्ट को 200 का बेचूंगा, 300 का बेचूंगा, 500 का बेचूंगा, डिपेंड करता है मेरी ब्रांड वैल्यू के ऊपर। तो पर यूनिट कॉस्ट, तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकल गई हर एक टी शर्ट की? सर 100 रुपीज की कॉस्ट निकल के आई है। तो पर यूनिट कॉस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द कॉस्ट। इट इज मोर रियलिस्टिक मैनर। तो अब बच्चों ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा दिया था हमने? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था? ये 1000, 1000 क्या था? टोटल कॉस्ट, डिवाइडेड बाय किसके साथ हमने कर दिया? 10 क्या था हमारा? आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकल के आया सर? टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय किसके साथ कर दिया हमने? आउटपुट के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों तीन तरीके की हमारी एवरेज कॉस्ट होती है। एक होती है हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एक होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरी कौन सी होती है? एवरेज टोटल कॉस्ट, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। अब एक एक करके सारी कॉस्ट को पढ़ लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम कॉस्ट कौन सी स्टार्ट करते हैं सर? एवरेज फिक्स कॉस्ट को स्टार्ट करते हैं। सर जी वर्ड क्या यूज हो रहा है? एवरेज। बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो देखो ध्यान से, ये आपके आउटपुट गिवन है, ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, जो कि क्या है? हमेशा कांस्टेंट है, 12 12 12 जो चलती जो आ रही है।
अब सर एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा सर, टीएफसी को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, आउटपुट के साथ। तो यहाँ पे देखो 12 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, आउटपुट कितना है 0। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो क्या आता है, इन्फिनिटी। क्या आ गया बच्चों, इन्फिनिटी। बच्चों अब यहाँ पे 12 है, 12 को डिवाइडेड बाय 1 करा कितना आया, 12 आया। यहाँ पे 12 को डिवाइडेड बाय 2 करा कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। यहाँ पे 12 को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया कितना आ गया जी, 3, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि आउटपुट कितना है 3, कितना आ गया 4। यहाँ पे हमने 12 को डिवाइडेड बाय 4 करा कितना आ गया, 3 करा। सर हम ये क्यों कर रहे हैं सर, एवरेज निकालने के लिए। मैंने क्या बोला, अगर मैं 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा रेंट कितना लग रहा है, मान लो 12 रुपीज का, तो हर एक बच्चे को पढ़ाने में कितना रेंट लगा, 6 रुपीज का। सर 3 बच्चों को पढ़ाया तो भी रेंट कितना आ रहा है, 12 रुपए का। भैया रेंट तो क्या रहता है, सेम रहता है। तो हर एक बच्चे को पढ़ाने पे कितना रेंट लग रहा है, 4 रुपीज का रेंट लगा। ऐसे ही मैंने बोला कि सर 5 स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो भी रेंट कितना लग रहा है, 12 रुपीज का। तो हर एक बच्चे के ऊपर रेंट कितना लग रहा है सर, 2.4 रुपीज का रेंट लग रहा है। सर इस लेवल तक की आपको क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करने हैं और मार्केट में अच्छे से प्रोडक्ट को सेल करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, तो मैंने क्या निकाला, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टी एफ सी डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये गिरता जा रहा है, 12 हो गया, 12 से 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2.4 हो गया। तो ये नीचे 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 क्या होता जा रहा है बच्चों, गिरता जा रहा है। तो देखो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था सर, ये स्टार्ट हुआ था 12 से, स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टार्ट तो इन्फिनिटी से हुआ था, तो ऊपर कहीं से भी स्टार्ट हुआ 12 से, फिर ये नीचे 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 आता गया। ठीक है। तो ये कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना, कैसा कर्व बना है सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन गया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हर एक यूनिट पे कितनी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, तो हर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरा कितना रेंट लग रहा है। टीएफसी फॉल्स विद इंक्रीज इन द आउटपुट। बच्चों जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती जा रही है सर जी, कम होती जा रही है। एस टी एफ सी रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स, बिकॉज सर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो न्यूमिनेटर में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, न्यूमिनेटर तो हमेशा क्या था, 12 था। लेकिन आप उसको डिवाइड कर रहे हो 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, तो वो तो कम होता ही रहेगा ना। टीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी का फॉर्मूला क्या है, ओ सॉरी एएफसी का फॉर्मूला क्या है, टीएफसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। सर अब इस फिगर को हमने नाम क्या दिया, देखो ध्यान से समझना, टीएफसी इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी समझाया था। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है कि सर इस वाले पॉइंट से मैं कोई सा भी रेक्टेंगल बनाऊं, ठीक है, इन वाले पॉइंट्स को जोड़ के मैं इस फिगर के नीचे चाहे जितने भी रेक्टेंगल्स बना लूं, ध्यान से समझो मेरी बात। सर ये जितने भी रेक्टेंगल्स जो बनेंगे ना, इनका एरिया क्या होएगा, सेम होगा, इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। दैट इज द एरिया अंडर ए एफ सी रिमेन सेम एट डिफरेंट पॉइंट। तो जितने भी पॉइंट से आप रेक्टेंगल्स बनाओगे उन सब रेक्टेंगल्स का एरिया सेम होगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है सर, ये भी बात अपने को समझ में आ गई। सर ये कभी भी जो है ना, कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। आप बोलोगे कि सर ये तो नीचे पे नीचे जाया जा रहा है, कम पे कम हुए जा रहा है, तो सर क्या ये जीरो हो जाएगा, सर ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब कम से कम हो जाएगा लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आपका आंसर आएगा, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट गेट्स नियर टू बोथ द एक्सिस बट नेवर टच एनी ऑफ देम। तो ए एफ सी कर्व ना तो कभी वाई एक्सिस को टच करेगा ना एक्स एक्सिस को टच करेगा। वाई एक्सिस को कभी टच क्यों नहीं करेगा, बिकॉज सर ये स्टार्ट किसके साथ हो रहा है, इन्फिनिटी के साथ, ठीक है, जीरो के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा। और नीचे जाते जाते ये कभी भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ तो कभी भी आंसर जीरो नहीं आता। चाहे मैं मान लो 1 को डिवाइड कर लूं किसके साथ, 10,000 के साथ डिवाइड कर लूं, 1 रुपए को मैं 10,000 के साथ डिवाइड कर लूं, तो भी आंसर क्या आएगा, 0.0001, जीरो नहीं आएगा। लेकिन AFC कर्व कैन नेवर टच वाई एक्सिस, तो ये कभी वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TFC इज पॉजिटिव वैल्यू एंड एनी पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय जीरो विल बी इनफाइनाइट वैल्यू। तो वाई एक्सिस पे कभी टच नहीं करेगा, बिकॉज किसी भी वैल्यू को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। ठीक है। AFC कैन नेवर टच एक्स एक्सिस एज TFC कैन नेवर बी जीरो। सर ये एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि TFC कभी भी जीरो होगा नहीं, आपका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आपके केस में न्यूमरेटर क्या चल रहा था सर जी, 12 चल रहा था, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से बहुत सारे अगर मैं बताऊं ना रीजनिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन हो सकते हैं कि वाई AFC कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस, या वाई AFC कर्व विल नेवर टच वाई एक्सिस, ठीक है, या फिर y इज AFC कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये छोटे छोटे दो दो नंबर के आपके क्या बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर अगर आपकी टीचर बहुत ही अच्छा पेपर बनाना चाहती है तो सीधा क्या बोल देगी, एक्सप्लेन
AFC कर्व। तुम ऐसे मान लेना तुम्हारी मैम एकदम जो है ना भगवान का रूप है, जो आपको अच्छे अच्छे नंबर देना चाहती है, लेकिन अगर उन्होंने रीजंस पूछा तो मैं सारे आपको रीजंस भी बता के चल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही है तो आप इसको क्या कर सकते हो, पॉज कर करके सुन सकते हो, लेकिन मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, लेकिन फास्ट फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ फास्ट ट्रैक रिविजन ओनली। चलो प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों जहां पे भी आप एवरेज देख रहे हो ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है सर जी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो देखो ध्यान से, आपका आउटपुट है 0 1 2 3 4 5। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट सर, जीरो लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, तो 0 6 10 15 24 35। अब सर हमें क्या करना है? TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो जैसे यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 0, भैया कुछ भी नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? 0 ही। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 6 डिवाइडेड बाय 1, कितना आ गया? 6। यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 5। यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 5। यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। और यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 7 आ गया। तो अगर आप इस देखो देखो इसको देखो ध्यान से, सर 0 6 फिर 5, मतलब कम हो गई, कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई। मतलब पहले ये ज्यादा थी, 6 पे थी, फिर कम हो गई, कम हो गई, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे गई 5, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई। तो पहले ये ज्यादा थी, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? ज्यादा थी, कम हो गई, कम हो गई, फिर बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई। तो आप देख रहे हो कैसा सा कर्व बन रहा है, कुछ इस तरीके से ये कर्व बन रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है सर? मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय किसके साथ कर दिया सर? आउटपुट के साथ। तो पर यूनिट, हर एक यूनिट के लिए कितना वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है? तो फिक्स कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा था? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। एवीसी इनिशियली फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट। तो इनिशियली एवीसी क्या करता है सर? फॉल करता है। 6 से कितना हो गया सर? 5 हो गया। फिर कितना हो गया सर? 5 हो गया। तो इनिशियली एबीसी क्या करता है? फॉल करता है। एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल, तो जब ये मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है, जैसे मान लो ये इसका मिनिमम लेवल है, उसके बाद ये करने लग जाता है क्या? इट स्टार्ट्स राइजिंग। एवीसी कर्व इज यू शेप्ड कर्व। कैसा कर्व है? देखो ना कैसा कर्व है बच्चों, ये यू शेप्ड कर्व है। क्यों? क्योंकि सर शुरू में ये फॉल कर रहा है, फिर उसके बाद ये सबसे नीचे चला जाता है, एंड फाइनली इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। इसका फॉर्मूला क्या है? एसी इज इक्वल्स टू टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट, टीवीसी डिवाइडेड बाय आउटपुट। बहुत ही सिंपल था, आगे चलते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व क्या है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, डिवाइडेड बाय आउटपुट। क्यों? अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब देखो, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अलग अलग करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा था ना? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था। अब क्या है? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गया फॉर्मूला। ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया, ये एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया। सिर्फ टोटल की जगह हमने वर्ड क्या लगा दिया? एवरेज लगा दिया। टी को हमने ए से रिप्लेस कर दिया, बस। ठीक है, तो व्हाट इज एवरेज टोटल कॉस्ट? इट इज पर यूनिट टोटल कॉस्ट। अब ये क्या होगी बच्चों? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एवरेज कॉस्ट का टोटल क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। इट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने बताया ना, एवरेज कॉस्ट इज सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है सर, ये कैसा कर्व है सर? यू शेप्ड कर्व है। कैसा कर्व है सर? यू शेप्ड कर्व है। देखो एवरेज कॉस्ट कैसा है? यू शेप्ड कर्व है। ठीक है सर। एसी स्टार्ट्स, एसी फॉल्स इनिशियली। एसी शुरू शुरू में क्या कर रहा है बच्चों? फॉल कर रहा है। आप देखोगे शुरू शुरू में फॉल करेगा, फिर ये अपने एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट। तो इसका मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा, एंड उसके बाद क्या करने लग जाएगा? इट स्टार्ट्स राइजिंग। सर इसको थोड़ा टेबल से भी समझा दो, तो चलो देखो टेबल से समझते हैं। ये आपका आउटपुट है 0 1 2 3 4 5। बच्चों ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकल के आता है? ये टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट के साथ। तो इन्फिनिटी 12 6 4 3 2.4, ये मैंने अभी आपको सिखाया था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकल के आया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। यहाँ से जो है ना आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ये सारे फॉर्मूले से दिमाग में डाल लो, बिकॉज यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है आपका 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी वेटेज का टॉपिक है ये आपका। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6 5 5 6 7। तो एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा सर? 12.6, इन दोनों को प्लस कर दो। फिर 6 + 5 कितना हो गया? 11। 6 + 5 11। फिर 4 + 5, 4 + 5 कितना हो गया? 9।
3 + 6, 3 + 6 कितना हो गया 9, 2.4 + 7, 2.4 + 7 कितना आ गया 9.4। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, यस। अगर आप देखोगे शुरू शुरू में क्या करना है सर, 18 था, ज्यादा था, गिर गया और गिर गया, मिनिमम पे पहुंच गया और उसके बाद राइज करने लग गया, उसके बाद क्या करने लग गया, राइज करने लग गया। तो सर बड़े नंबर के साथ स्टार्ट हुआ 18 के साथ, गिरा 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 11 पे आया, गिरा गिरा 9 पर आया, फिर 9 पे रहा, उसके बाद 9.4 हो गया, बढ़ने लग गया। ठीक है, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। तो भैया ये फिगर्स आपको याद करनी पड़ेगी कि एवरेज कॉस्ट की क्या फिगर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की क्या फिगर है, एवरेज फिक्स कॉस्ट की क्या फिगर है, टीवीसी की क्या फिगर है, टीसी की क्या फिगर है। तो ये सारी फिगर्स आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सारी फिगर्स आपके नोट्स के साथ लगा दी। हमें जो समझना है ना, जो क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड जो होते हैं वो आते हैं इनके रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जैसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एएफसी। तो ये रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर क्या आएंगे बच्चों, क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अब क्वेश्चन आया कि आपको रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, एसी के बीच में, एबीसी के बीच में और एएफसी के बीच में। अब बच्चों ध्यान से देखो, एसी क्या होता है, एसी इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये हमें फॉर्मूला पता है, एसी इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। जैसे टीसी होता था, टीसी क्या होता था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट होता था, उसकी जगह एवरेज लगा दो। अब बच्चों देखो ध्यान से, एसी और एबीसी कर्व, कर्व की आपको क्या देखनी पड़ेगी, फिगर्स देखनी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से नीचे देखो, ये वाला आपका कौन सा कर्व हो गया बच्चों, एसी कर्व हो गया, और ये वाला कौन सा कर्व हो गया, एबीसी कर्व हो गया। ये दोनों कर्व कैसे होते हैं, यू शेप्ड होते हैं। रीजन क्या है इनका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, सिंपल। AFC इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। AFC कर्व कैसा होता है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जिसका मतलब क्या है, इसके नीचे जितने भी ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं, इसके नीचे जितने भी ट्राइंगल्स जो बनेंगे, तो बेटा उसका जो डिफरेंट वो जो होगा एरिया, वो क्या होगा, सारे के सारे ट्राइंगल्स का सेम रहे, ट्राइंगल बोल रहा हूँ सॉरी, रेक्टेंगल का जो भी एरिया जो बनेगा वो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये रेक्टेंगल्स मैंने जो बनाए, इन सबका एरिया क्या है, सेम। इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो दो चीजें हमने बोली, एसी कर्व और एबीसी कर्व, ये दोनों क्या है, यू शेप्ड। और एएफसी कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एसी कर्व विल ऑलवेज लाई अबव एबीसी। बच्चों ध्यान से देखो, ये बात तो लॉजिकल है ना। बच्चों एसी बड़ा होगा कि एबीसी बड़ा होगा, ऑब्वियसली सर एसी बड़ा होगा ना। एसी क्यों बड़ा होगा, क्योंकि एसी के अंदर हमने एबीसी को भी ऐड कर रखा है और एएफसी को भी ऐड कर रखा है। तो एसी विल ऑलवेज बी मोर देन एबीसी। तो एसी जो कर्व है ना, वो हमेशा किसके ऊपर लाई करेगा, एबीसी के ऊपर लाई करेगा। तो देखो एसी कर्व ऊपर बना हुआ है और नीचे कौन सा कर्व है, एबीसी का कर्व है। तो एसी कर्व ऊपर होगा किसके, एबी से, बिकॉज एसी इंक्लूड्स बोथ ए एबीसी प्लस एएफसी। मतलब एसी कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व में दोनों आ जाते हैं, कौन कौन से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आता है और एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आता है। बच्चों तीनों पॉइंट अपने आप में क्या है, लॉजिकल है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। एबीसी रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट lower than that of AC because when ABC is at minimum point AC is still falling because of falling AFC। बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। AC जो है ना, पहले हम बात करते हैं किसकी, ABC की। देखो ध्यान से फिगर के ऊपर फोकस करना, ABC इस वाली फिगर पे। अब एबीसी का जो मिनिमम पॉइंट है ना, वो कौन सा पॉइंट है, बी। एबीसी का जो मिनिमम पॉइंट जो क्वेश्चन फिगर में जो दिखा रखा है, कौन सा है, बी। और एसी का कर्व जो है, ये एसी का कर्व है, उसका जो मिनिमम पॉइंट है वो कौन सा है, ए। बच्चों कौन सा कर्व अपने मिनिमम पॉइंट पे सबसे पहले पहुंच गया, कौन सा कर्व सबसे मिनिमम पॉइंट पे, बेटा बी जो है वो पहले पहुंच गया ना, किससे, ए से मिनिमम पॉइंट पे। तो जो एबीसी है ना, एबीसी वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहले पहुंच जाता है एज कंपेयर टू एसी। क्यों, क्योंकि सर एसी कर्व अभी भी गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एएफसी। बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एसी कर्व किसको ऐड करके बनता है, एबीसी को ऐड करके बनता है और एएफसी को ऐड करके बनता है। और हमने पढ़ा था कि एएफसी हर एक एडिशनल आउटपुट के साथ क्या होता रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है। अब ये जो कम जो हो रहा है, ये किसके अंदर जाके ऐड हो रहा है सर, एसी के अंदर ऐड हो रहा है। तो एएफसी जो है ना, एबीसी सॉरी एबीसी, एबीसी पहले सबसे मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है एज कंपेयर टू एसी, because AC is still falling because of falling AFC। ठीक है सर। As output increases the gap between AC and ABC decreases। बच्चों जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ना, देखो ध्यान से, अरे अगर तुम्हें फिगर अगर तुमने देख ली ना, तो सारा रिलेशनशिप तुम पहले ही बता दोगे। देखो ये कौन सा कर्व था हमारा, फिगर तू क्यों हिल गई, ये वाला कर्व था हमारा एसी का, और ये वाला कर्व है एएफसी का। बच्चों पहले इनके बीच में तुम डिफरेंस देख रहे थे कितना ज्यादा था, अब ये डिफरेंस तुम देख रहे हो धीरे 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 क्या होता रहा है, कम होता जा रहा है। देख रहे हो ये डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। सर ऐसा क्यों, देखो ना बच्चों, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए एफ सी। तो एसी में अगर मैं माइनस कर दूं एबीसी तो क्या आ जाएगा, एएफसी। तो एसी और एबीसी के बीच में जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, एएफसी का डिफरेंस है। और सर एएफसी तो क्या होता जा रहा है, हर एक आउटपुट के साथ कम पे कम होता जा रहा है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है बेटा, वो क्या होता जाएगा, कम 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 होता जाएगा। लेकिन सर क्या ये कभी आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, दे विल नेवर टच ईच अदर। क्यों, क्यों क्यों,
टच का मतलब क्या होएगा कि सर AFC क्या हो जाए, जीरो हो जाए, लेकिन AFC विल नेवर बी जीरो। AFC कभी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज TFC कभी जीरो नहीं होगा, तो AFC भी कभी जीरो नहीं होगा। तो एज आउटपुट इंक्रीजेस द गैप बिटवीन AC एंड ABC डिक्रीजेस बिकॉज दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज द गैप बिटवीन AC एंड AC एंड ABC इज AFC विच कीप्स ऑन फॉलिंग बट नेवर बिकम्स जीरो। तो जो भी गिरता रहेगा लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। तो बच्चों अगर आपका रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आता है तो ये 3-4 पॉइंट आप क्या करके दिखाओगे, लिख के दिखाओगे। अब देखो सच्ची में जल्दी से देखो, अगर मैं क्विक से रिकैप कर दूं, AC और ABC कर्व दोनों कैसे हैं, यू शेप्ड है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि दोनों कैसे हैं, यू शेप्ड है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट क्या था, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, AC और ABC के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, AFC है। और वो क्या करता जा रहा है, फॉल करता जा रहा है, जिसके वजह से इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। लेकिन ये डिफरेंस कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, बिकॉज TFC कभी भी जीरो नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख दोगे कि सर ABC जो है ना वो मिनिमम पॉइंट पे पहले पहुंच जाता है एज कम्पेयर टू AC। मतलब ABC मिनिमम पॉइंट पे जल्दी पहुंचता है बिकॉज AC अभी भी कम हो रहा है। देखो जब ये मिनिमम हो गया ना तो AC अभी भी क्या कर रहा है, कम पे कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ फॉलिंग AFC। क्योंकि AFC गिर रहा है तो AC भी क्या करेगा, गिरेगा। तो पहला पॉइंट भी हो गया। फिर आप बता दोगे तो AFC कर्व जो है, AFC कर्व कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये बता दिया आपने। और बेटा AC का कर्व हमेशा किसके ऊपर लाई करेगा, AC का कर्व हमेशा किसके ऊपर लाई करेगा, ABC के ऊपर लाई करेगा, करेगा ना, यस सर करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज AC बड़ा है किससे, ABC से। बस इतने से रिलेशनशिप आपको लिखना है और आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। बच्चों अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। देखो जल्दी से देखो, जल्दी से मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, समझना मेरी बात। सर जी आउटपुट है जीरो, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, जीरो, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। बहुत बार आपको समझा दिया। आउटपुट बढ़ता जाएगा, आउटपुट अगर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ कौन सी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, सर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और टीसी कैसे निकल के आता है, सर टीसी निकल के आता है TVC प्लस TFC। तो मैं इनको प्लस करता गया तो मेरे पास क्या आता गया बच्चों, इन दोनों को प्लस करते करते मेरे पास TC आता गया। ये तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब बच्चों बात करेंगे MC की। MC का क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है अगर सर मैंने आउटपुट को एक और यूनिट से बढ़ाया तो उसके वजह से मेरा कितना और कॉस्ट बढ़ गई। तो देखो अगर तुमने एक यूनिट बनाया था, अगर तुमने एक यूनिट बनाया था, या फिर ऐसे बोलो अगर आपने 0 यूनिट बनाया था पहले, तो 0 यूनिट, तो आपको अगर आपने कुछ भी नहीं बनाया तो भी कितनी कॉस्ट लग रही थी, 12 रुपए की कॉस्ट लग रही थी। लेकिन जब आपने पहला यूनिट बनाया तो अब कॉस्ट कितने की लगी, 18 की। कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो बच्चों 12 से और 18 में कितने का डिफरेंस हो गया, आपने क्या करा, 18 माइनस 12, कितने का डिफरेंस आ गया, 6 रुपीज का डिफरेंस आया ना। चलो आगे चलते हैं। जब आपने 2 यूनिट्स बनाए, 2 यूनिट्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी सर जी, 22 की कॉस्ट लगी। पहले कितने की लगी थी, 18 की। तो 18 से 22 कितने रुपए ज्यादा लगे, सर 4 रुपए ज्यादा लगे। तो बच्चों 4 रुपए ज्यादा लगे ना एक और यूनिट बनाने के लिए, तो आपने क्या कर दिया, 22 - 18। आगे चलो, जब आपने 3 यूनिट्स बनाई तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी, 27 की लगी सर। 22 से 27 कितना हो गया, सर 5 हो गया। तो आपने क्या करा, 27 - 22 कितना, 5। मतलब थर्ड यूनिट बनाने में कितने रुपए लगे, 5 रुपए लगे। फोर्थ यूनिट बनाने में टोटल कितने पैसे लगे, सर टोटल पैसे लगे 36। पहले कितने थे, 27। तो 36 - 27 कितना हो गया सर जी, 9 रुपीज हो गया। कितना हो गया, 9। तो फोर्थ यूनिट बनाने में कितने पैसे लग गए आपके, 9 रुपए लग गए। और फिफ्थ यूनिट की बात करें सर जी, 5 यूनिट्स बनाने में टोटल कितना खर्चा आ रहा है, 47 का खर्चा आ रहा है 5 यूनिट्स बनाने का। अब देखो ध्यान से, 4 यूनिट्स बनाने में 36 लग रहे थे, 5 यूनिट बनाने में 47 लग रहे हैं। तो फिफ्थ यूनिट बनाने में कितने पैसे लगे, आपने क्या करा, 47 - 36। तो आप देख रहे हो मैं नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को ही तो माइनस कर रहा हूँ, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को ही तो माइनस कर रहा हूँ। क्या निकल के आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट। तो बच्चों अगर ये n नंबर है तो ऊपर वाला क्या है, n-1। तो अगर मुझे MC निकालना है तो MC में कैसे निकाल सकता हूँ, TCn माइनस TCn-1, TC TCn माइनस TCn-1, TCn माइनस TCn-1। यही तो करा मैंने, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करा। बच्चों मार्जिनल कॉस्ट का सीधा सा मतलब है कि अगर मैंने एक और यूनिट की प्रोडक्शन करी तो इस एक और यूनिट की प्रोडक्शन के लिए मुझे कितना एक्स्ट्रा यूनिट, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, इट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ when one more unit of output is produced, जब मैंने एक और यूनिट, जब मैंने प्रोडक्शन जब करी। तो इसको एक और नजरिए से आप देख सकते हो। बच्चों एक फार्मूला और नोट करना, एक तो आपका MC का ये वाला फार्मूला हो गया जिसमें हम क्या बोलते हैं, MC इज इक्वल्स टू TCn माइनस TCn-1। एक तो ये फार्मूला है ही है आप लोगों का। दूसरा एक और फार्मूला है, मैं जो कि लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, आपके नोट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, इसको नोट्स के अंदर आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो एक तो क्या है, MC इज इक्वल्स टू TCn माइनस TCn-1, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ। दूसरा क्या है, देखो ध्यान से,
ध्यान से देखना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमसी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज सम ऑफ एमसी। एमसी को अगर आप प्लस करते रहोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, 6 का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 यहाँ पे सिर्फ दो बॉक्सेस को कंपेयर करो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करो और कौन से वाले बॉक्स को कंपेयर करो, एमसी को कंपेयर करो। तो 6 का 6 हो गया। अब 6 में प्लस कर दोगे 4, कितना आ गया 10। 10 में प्लस कर दोगे 5, कितना आ गया 15। 15 में प्लस कर दोगे 9, कितना आ गया 24। 24 में प्लस कर दोगे 11, कितना आ गया 35। तो टीवीसी अगर निकालना है तो टीवीसी कैसे निकाल सकते हो, एमसी को प्लस करते हुए। ठीक है, तो एमसी और टीवीसी का आपस में क्या हो जाता है सर जी, रिलेशनशिप हो जाता है। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर, या फिर आप एमसी को और कैसे निकाल सकते हो, चेंज इन टीसी। टीसी में जो चेंज जो आया डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीसी में कितना चेंज आया, 12 से कितना हो गया 18। कितना चेंज आया सर जी, 6 का चेंज आया। आउटपुट में कितने का चेंज आया, 0 से आउटपुट क्या हो गई 1 हो गई। तो ये कितना आ गया आंसर, 6 आ गया, जो कि आपका यहाँ पर क्या कर जाता है, मैच कर जाता है। तो एमसी के बहुत सारे फॉर्मूलेज है, किसी भी फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सर जी एमसी कर्व अगर आप देखोगे ध्यान से, आप एमसी कर्व भी देखोगे तो कैसा बन रहा है आपका, यू शेप्ड का बन रहा है। यस सर, यू शेप का बन रहा है ना। सर ऐसा क्यों है, देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे पहले ये 6 पे था, फिर ये किस पे आ गया, 4 पे आ गया, कम हो गया, फिर सर ये बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया और फिर और बढ़ने लग गया। तो पहले ये ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर बढ़ने लग गया। तो पहले ये ज्यादा था, पहले ये ज्यादा था, फिर ये कम होता गया, कम होता गया और फिर ये बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया। इसलिए ये भी कैसा कर्व है सर, इट इज ऑल्सो यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है सर, एमसी कर्व की भी हमने क्या कर ली सर, डिसाइड देख लिया। अब बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन पढ़ेंगे किसका, एसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब फटाफट से इस फिगर के ऊपर फोकस करो, एसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप, बस इतना सा आपको याद करना है। ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है इसका रिलेशनशिप। बाकी सारा नोट्स अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वन शॉट रिविजन है, जल्दी से कर लेते हैं। सर एमसी वाला कर्व नीचे है, एमसी वाला कर्व अगर आप देखोगे कहाँ है, नीचे है। और उसके ऊपर कौन सा कर्व जा रहा है सर, यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर कौन सा कर्व जा रहा है सर, एसी कर्व जा रहा है। अब ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है, एमसी इज लेस देन एसी। तो एसी क्या करता है, फॉल करता है। एमसी अगर लेस देन किससे होगा, एसी। एमसी अगर छोटा है किससे, एसी से, या फिर एसी बड़ा है एमसी से। तो देखो ध्यान से, पहले पहले फेज की अगर हम बात करें तो एसी ज्यादा था, एसी क्या था, ज्यादा था, जब भी तो ऊपर था। और एमसी क्या था, कम था। तो आप देखोगे तो एमसी क्या कर रहा है भैया, फॉल कर रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, फॉल कर रहा है। तो जब एमसी क्या होगा सर जी, एमसी क्या होगा, छोटा होगा एसी से, मतलब एसी जब ज्यादा होगा किससे, एमसी से। अब देखो ना भैया, देखो 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 फिगर को देखो जल्दी से। बच्चों इस फिगर के ना 3 पार्ट है। एक तो ये दोनों जने क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये तो हो गया सेकंड पार्ट। इससे पहले वाला क्या हो गया, पार्ट 1 हो गया। और जब इन्होंने टच करके जब आगे जब निकले तो ये कौन सा हो गया, पार्ट 3 हो गया। ठीक है, तो पार्ट 1 में देखो क्या है, पार्ट 1 में क्या है, कौन सा कर्व ऊपर है, सर एसी कर्व ऊपर है ना। एसी कर्व देख रहे हो ना, ये ऊपर है और एमसी कर्व ये रहा। तो जब एसी वाला कर्व एमसी से बड़ा होता है तो एसी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है ना। एसी देखो 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 बच्चों, क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। यस सर, एसी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। अगर आपको फिगर आ गया तो रिलेशनशिप भी समझ में आ जाएगा। जब एमसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाते हैं, एसी हो जाते हैं, तो जहां पर इन दोनों ने टच करा बच्चों, जहां पे इन दोनों ने क्या करा, टच करा, यहाँ पे इन दोनों ने टच करा है ना। तो यहाँ पर पता है क्या होता है, एसी इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पर एसी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, मतलब एसी में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे एंड एट इट्स मिनिमम पॉइंट, तो एसी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैसे हो गया, कांस्टेंट, दोनों साथ साथ हैं। लेकिन एसी कर्व अपने मिनिमम पर है। तो जब एसी और एमसी क्या होते हैं ना, दोनों जने जब आपस में जब इंटरसेक्ट जब करते हैं ये सेम पॉइंट पे, एसी अपने मिनिमम पर है, एसी क्या है, अपने मिनिमम पॉइंट पर है। और फिर उसके बाद मिनिमम पॉइंट के बाद अब देखो कौन सा कर्व ऊपर निकल गया सर, एसी एमसी कर्व ऊपर निकल गया, एसी कर्व कम रह गया। तो अब क्या हो गया, थर्ड पॉइंट में अगर आप देखोगे तो क्या लिखोगे, एमसी ग्रेटर हो गया किससे, एसी से हो गया ना। तो इस टाइम पर एसी क्या कर रहा है, देखो मिनिमम पॉइंट के बाद एसी क्या करने लग गया, राइज करने लग गया ना। तो एसी क्या करेगा, राइज करेगा। तो बच्चों अगर आपको फिगर आती है ना समझ में, तो आप रिलेशनशिप लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर आपने यहाँ पे फिगर बना ली, अगर आपको फिगर बनानी आती है तो देखो पहले हम फिगर को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये बना दिया, मान लो हमने एसी कर्व बना दिया, ये हमने बना दिया थोड़ा सा ऐसे करके एसी कर्व। और एमसी कर्व हमने बना दिया यू, ये बना दिया हमने अपना एमसी कर्व। अब अगर आपने ये फिगर बना ली ना, तो ये वाला कर्व हो गया आपका एसी और ये वाला हो गया हमारा एमसी। तो ध्यान से देखो, ये वाला कर्व कौन सा चलता हुआ आ रहा है, ये वाला, सर ये वाला चलता हुआ आ रहा है एसी। और ये वाला कौन सा चलता हुआ आ रहा है सर, एमसी। तो शुरू में क्या है, एमसी वाला कर्व ज्यादा है किससे, एसी वाले कर्व से। एसी क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे एसी नीचे क्या कर रहा था, फॉल कर रहा था, यहाँ से ऊपर से क्या करा, फॉल करा। तो एसी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। फिर दोनों पॉइंट जब मिल जाएंगे, तो जब एम सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए सी हो जाता है। तो ए सी का ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। तो दिस इज ए सी का मिनिमम पॉइंट।
और फिर आप देखोगे एमसी कर्व ऊपर निकल गया, एसी नीचे रह गया। अब क्या हो गया, एमसी इज ग्रेटर देन एसी, एमसी ज्यादा हो गया एसी से, तो बच्चों यहाँ पर एसी क्या करने लग गया, बढ़ने लग गया ना। अब एसी राइज या फिर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ये था रिलेशनशिप बिटवीन एसी और एमसी। तो फटाफट से मैंने आपको फिगर के थ्रू समझा दिया। बच्चों फिगर अगर आपको दिमाग में है, याद है, अगर आपने से फिगर को रट लिया तो आपको रिलेशनशिप को रटने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप रिलेशनशिप समझ ही जाओगे, है ही क्या इसके अंदर। आगे चलते हैं सर, एबीसी कर्व और एमसी कर्व। अगर आप देखोगे यहाँ पर फिगर के ऊपर फोकस करो, ये है आपका एमसी कर्व और ये है आपका एबीसी कर्व। दोनों कैसे कर्व है सर, यू शेप्ड है। दोनों कैसे हैं, यू शेप्ड है। क्यों है यू शेप, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो बोथ एसी और एमसी कर्व आर यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इनके बीच में भी क्या गिवन है आपको, रिलेशनशिप गिवन है। देख लो भैया, फिगर से सारी चीजों को समझ जाओ, फिगर से समझ जाओ। देखो ये वाली फिगर जो निकल रही है किसकी है, एबीसी की निकल रही है। और ये वाली फिगर कहाँ की निकल रही है, एमसी की निकल रही है। अभी अगर मैं फिगर के ऊपर फोकस करूँ, देखो बच्चों, देखो तुम्हारी लाइफ में आसान बना रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया पार्ट 2, जब ये दोनों मिले। उससे पहले क्या था, पार्ट 1, ठीक है। और जब मिलने के बाद क्या हो गया, पार्ट 3। पार्ट 1 में अगर आप देखोगे कौन किससे बड़ा है, बेटा एमसी कर्व ऊपर है ना, और इसी एबीसी कर्व क्या है, नीचे। तो पार्ट 1 में क्या देखने को मिलेगा आपको, एमसी इज ग्रेटर देन एबीसी, दिस इज पार्ट 1। फिर पार्ट 2 में क्या होएगा, एमसी इज इक्वल्स टू एबीसी। फिर पार्ट 3 में क्या देखने को मिल रहा है, देखो एमसी ऊपर चला गया और एबीसी नीचे रह गया, एमसी इज ग्रेटर देन एबीसी। इतना लिख सकते हो फिगर को देख के, है नालायक से नालायक बच्चा भी इतना तो लिख ही सकता है फिगर को देख के। यस सर। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। अब आप देखो, व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एबीसी, एबीसी क्या कर रहा है, देखो शुरू में, ओए भैया अबे फिगर को देख के भी नहीं लिख सकते क्या। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कर रहा था पार्ट 1 में, एबीसी गिर रहा है ना, एबीसी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एबीसी क्या करता है, फॉल करता है। जब एमसी और एबीसी दोनों क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, तो एबीसी जो है ना, एबीसी, एबीसी, ये वाला पॉइंट जो एबीसी का है, बेटा ये अपने मिनिमम पॉइंट पे है। तो एबीसी कहाँ पर है, मिनिमम पॉइंट। और जब एमसी ऊपर निकल गया बच्चों और एबीसी नीचे रह गया, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एबीसी क्या कर रहा है, अब यहाँ से मिनिमम पॉइंट से क्या कर गया, राइज कर गया। तो एबीसी राइजेस। छुट्टी। फिगर देखो और उससे अपना क्या बना दो, रिलेशनशिप बना दो। अगर रिलेशनशिप आ गया, 3 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको फिगर बनानी पड़ेगी और ये 3 पॉइंट किसके लिखने पड़ेंगे, आपको रिलेशनशिप के लिखने पड़ेंगे। तो फिगर आपके माइंड में होनी चाहिए। कोर्स के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एक बार तो लेकर बैठ जाओ। जब आपने जैसे ही वन शॉट वीडियो देख ली, उसके बाद सारे फिगर्स बनाओ कि एमसी कैसे बनता था, एबीसी कैसे बनता था, एएफसी कैसे बनता था, टीसी कैसे बनता है, टीबीसी कैसे बनता है, टीएफसी कैसे बनता है। ये सारे डायग्राम्स को आपको बनाना पड़ेगा, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने ट्राइग्राम्स को बना के दिखा दिया, तो रिलेशनशिप तो आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉलीपॉप हो जाएगा। अब किसके बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है, ओ माय गॉड, रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एबीसी और एमसी। ये तो भैया आपका होमवर्क है, सारी की सारी चीजें आपको समझा दी, ये होमवर्क है। एसी और एबीसी के बीच में भी रिलेशनशिप आपका होमवर्क है, टीसी और एमसी के बीच में भी रिलेशनशिप आपका क्या है, होमवर्क। और कुछ समझाने वाली यहाँ पर बात नहीं है। इतने रिलेशनशिप कर लो जितने मैंने समझा दिए, मोर देन सफिशिएंट है, इसके बाहर रिलेशनशिप आएगा नहीं। तो कॉस्ट की मैंने आपको क्या करवा दिया, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे रिवाइज करवा दिए। अब हम कॉस्ट का क्या करेंगे सर जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।